नमस्कार बच्चों, हम कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, और यह मधु का क्रिया का यात्रा वृत्तांत है। तो हमने देखा है कि लेखिका गंगटोक से युमथांग के लिए निकली। युमथांग में बीच में एक लायुंग में रात्रि बिताई और वहाँ से बर्फ़ देखने के लिए कटाओ की तरफ जाने का विचार किया। वहाँ के स्थानीय नागरिक ने कहा कि कटाओ में आपको बर्फ़ मिल सकती है। ये देखो, कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, वहाँ पर बर्फ़ मिल सकती है और लायुंग से 2 घंटे का सफ़र था। अब आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ, यानी मन के अलग अलग भाव हैं, उन भावों में लेखिका खो रही थी के साथ हमारा सफ़र कटाओ की ओर, कटाओ की तरफ। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था ज़्यादा, और उस पर धुंध और बारिश, तो धुंध भी आई हुई थी और लगातार बारिश भी हो रही थी। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, यानी खूब बादल वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। देखो, बादल आते हैं ना, उस समय मतलब आप दूर से दिखते हैं बादल, लेकिन जब वो नज़दीक होते हैं ना तो वो सिर्फ धुंध से लगते हैं। जब बादलों के बीच में से आप निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई धुंध छाई हुई हो, धुंध में से निकल रहे हो। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, सब मौन थे। उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास, खलास मतलब खत्म, समाप्त। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। क्या लिखा है? देखो, ये चेतावनी है। इफ़ यू आर मैरिड, यदि आप शादीशुदा हो, डाइवोर्स स्पीड, यानी गति को तलाक दे दो। क्योंकि शादीशुदा हो तो घर पर पत्नी है, बच्चे हैं, और यहाँ पर आप स्पीड, अधिक गति से चलोगे तो आपका जीवन खतरे में है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर बली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। छोटा प्रश्न बन सकता है, किसने कहा? तो नार्गे ने कहा। क्यों कहा? आगे देखो। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद, विरोध किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। तो स्विट्जरलैंड एक सुंदर देश है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पर बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पर भी लेखिका ने कटाओ को, लेखिका नहीं, नार्गे ने कहा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, लेकिन मणि ने कहा कि नहीं, स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है ये। स्विट्जरलैंड तो अधिक ऊंचाई पर है, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन ये इतनी अधिक ऊंचाई पर भी नहीं है और उससे अधिक सुंदर भी है। तो कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? सीधी बात तो यह है कि इसलिए कहा गया है कि कटाओ भी स्विट्जरलैंड की तरह है, सुंदर है, वहाँ पर भी खूब पहाड़ हैं और खूब उन पहाड़ों पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा है। लेकिन मणि ने स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर कटाओ को कहा है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। जो थोड़ा नीचे के पहाड़ होते हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, लेकिन वह थोड़ा जल्दी पिघल जाते हैं। तो कहीं कहीं पर बर्फ़ दिख रही है, कहीं पर बर्फ़ नहीं दिख रही है। तो कहीं पर पाउडर गिरा है, कहीं पर नहीं है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़ में जीप की
मैं जीप की खिड़की से मुंडी यानी सिर निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकदम एकाएक जितेन ने पूछा कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया राम राछो। राम राछो ये नेपाली भाषा का शब्द है क्या, सब अच्छा, बहुत अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। देखो, कोई दूर का व्यक्ति होता है जिसे अपनी बोली नहीं आती है और वो हमारे साथ हमारी भाषा में बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तो ऐसा ही जितेन नार्गे को भी लगा। वह भी अपनी भाषा बोली सुन करके प्रसन्न हो गया। उसका चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंच, क्या मतलब हुआ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये एक लोकगीत है वहाँ की। चाहूँ और चारों ओर बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी यानी पर्यटक अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लग रहे थे या लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे। झनझन करने का मतलब है सर्दी में, पर मन वृंदावन हो रहा था। यानी सर्दी के कारण पैर कांप रहे थे, खून जाम हो रहा था, जम रहा था, लेकिन मन अत्यंत प्रसन्न, वृंदावन होना मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। आपने देखा होगा कि कोई ऊपर मतलब पहाड़ों में जाता है बर्फीली स्थान, तो वहाँ पे उसको पहनने के लिए लंबे लंबे ये होते हैं अपने घुटने तक के जूते देते हैं ताकि बर्फ़ में उसके पैर अंदर धंसे तो पैरों में ठंडे ना लगे, और ऊपर पहनने का एक लंबा सा कोट देते हैं। तो लेखिका के पास लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यानी जो कटाओ है ना, वह युमथांग और झांगू लेक की तरह कोई टूरिस्ट स्पॉट यानी पर्यटक स्थल नहीं था जहाँ पर पर्यटक आते हों। जहाँ पर पर्यटक स्थल बढ़ जाता है ना, वहाँ पर तो इस प्रकार के जो जूते हैं, गर्म कपड़े हैं, हाथों में पहनने के दस्ताने वगैरह हैं, या फिर थोड़ा खाने पीने का कोई चाय पानी ये सामान मिल जाता है। ज़्यादा भारी सामान ऊपर नहीं रखते हैं, कोई मैगी बना दिया, कोई छोटा मोटा समोसा, कचौरी, चाय, कॉफ़ी, यही मिलती है ऊपर पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ़ रहती है छोटे मोटी। तो लेकिन वो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए ये सारे खाने पीने की या पहनने की जो किराए पर सामान देते हैं वो सामानों की दुकानें नहीं थी। इस कारण यहाँ पर झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, इसलिए लेखिका कोई ये जूते वगैरह नहीं ले सकी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। मतलब चित्र फोटो खींचने के बजाय लेखिका उसको अपने मन में बसा लेना चाहती थी। उन दृश्यों को, उन परिदृश्यों को देख देख करके अपने मन में उसकी याद स्थायी कर लेना चाहती थी, जिससे महानगर के डार्क अंधेरे रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखक कह रहे हैं कि इतनी ही सुंदरता के बीच में, भाव विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने यहीं बैठ करके वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखीन का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे भवन्तु सुखीन का अर्थ होता है सभी सुखी रहें।
तो सवेरे सुखी रहें का महामंत्र यहीं पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो करुणा से कहा गया बुद्ध, यानी कितना बड़ा अपराधी हो लेकिन इस प्रकार का सौंदर्य यदि कोई भी व्यक्ति देख लेगा तो वह भी करुणा का अवतार बन जाएगा, यानी उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति जो आदत है वह भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? एक कविता है मिल्टन की। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, फिलोसोफर की तरह, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो यह बर्फ़ शिलाएँ पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावटे पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, या फिर ये पूछ सकते हैं हिम शिखरों को जल स्तंभ क्यों कहा गया है। देखो सर्दियों में वर्षा, मैदानों में वर्षा नहीं होती है लेकिन पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है, तो वही बर्फ़ सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर एकत्रित हो जाती है और जब गर्मियों में मैदानों में पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तो वही बर्फ़ पिघल करके नदी के रूप में मैदानों में आती है और जो पानी की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरी करती है। तो यह व्यवस्था किसने की है? प्रकृति ने। तो यही प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में उसे एकत्रित कर लेती है पानी को, और गर्मियों में जब पानी की आवश्यकता होती है तो वही पानी नदी के रूप में मैदानों की प्यास बुझाती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, मतलब सर झुकाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य देख करके लेखिका का मन खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उन प्रसन्नता के बीच में एक उदासी की लहर आई। किस लिए? कि वह पहाड़ी औरतें उन पत्थरों पर, मोटे मोटे पत्थरों पर बैठ करके पत्थरें तोड़ रही थी, तो उनके दुख को देख करके लेखिका थोड़ी दुखी हो गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, सीमा एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उसमें तापमान -15 डिग्री था, यानी 0 डिग्री पर बर्फ़ जम जाती है, तापमान कितना? -15 डिग्री। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, उस फौजी ने कहा। फेरी बेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम अपना आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए, यानी तुम कल आराम से रह सको, इसलिए हम आज यहाँ पर दे रहे हैं, अपना आज प्रदान कर रहे हैं, देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, हमारे ये जवान पौष और माघ, जहाँ जिन महीनों में सर्दी अधिक पड़ती है, में जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। देखो भारत में
इतनी ऊंची चौकियों पर सैनिक रहते हैं कि वहाँ पर खाना नहीं बन सकता, खाना भी वहाँ पर बनता नहीं है, खाना भी नीचे से बना करके और उन नीचे से बने हुए खाने को भी मिक्स करके, जैसे कोलगेट होता ना वैसे ही मिक्स करके आपस में रोटी को सब्जी को और ट्यूब में भरते हैं और ट्यूब में भर करके ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से वो ट्यूब दबाई और खाना पेट के अंदर, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हुए भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने ही जीवन अपनी मियाद अपने समय के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी, पूरी चेतना और अंतरात्मा के हलचल मचाने वाला। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, यानी लायुंग से कहाँ गए, कटाव गए, कटाव से वापस लायुंग आए और फिर युमथांग की ओर निकल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। नमस्कार।